A particle moves so that its position vector is given by r vector equals to cos omega t x cap plus sin omega t y cap, where omega is a constant, which of the following is true। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया कि कौन सा ट्रू है। पहला कह रहा है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। दूसरे में भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो देखो चारों ऑप्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की ही बात हो रही है, तो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आर वेक्टर हमें दिया गया है cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। उसके बाद ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करोगे, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, तो यानी कि यहाँ पे साथ में ओमेगा भी आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स कैप। इसी तरीके से अपन वाई कंपोनेंट का करते हैं, तो साइन ओमेगा टी का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का बाहर आ जाएगा ओमेगा और ये आ जाएगा वाई कैप। यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे भी प्लस साइन आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा भाई आपका कि आप एक बार वेलोसिटी का और डिफरेंशिएशन कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखो माइनस ओमेगा है साइन ओमेगा टी, साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का आ जाएगा ओमेगा, तो बाहर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा पहले से था, एक ओमेगा डिफरेंशिएशन की वजह से आ रहा है एक्स कैप प्लस साइन है कॉस ओमेगा टी का कितना होगा माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का होगा ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई कैप। तो अगर मैं ध्यान से देखूं और मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूं तो ये अंदर बच जाएगा यहाँ पे cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस, क्योंकि माइनस में बाहर कॉमन ले चुका हूँ, तो प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। अब ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू किसकी है, आर वेक्टर की है, तो यहाँ से मैं ए वेक्टर इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। यानी कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट आ गई, नेगेटिव आ गया अपोजिट आ गई। तो अपन जब भी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं, तो जैसे मान लीजिए ओरिजिन है आपका, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से अवे, ओरिजिन से दूर की तरफ लेते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है, तो इसका अपोजिट की तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ होती है, तो माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ओरिजिन की तरफ। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं यहाँ पे। देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर वेक्टर, आर वेक्टर के पैरेलल कह सकते हो क्या आप इसको, माइनस को। अब आप होगे सर अगर अपन बात करें सिर्फ लाइंस के, तो लाइन तो पैरेलल है, यस, तो पैरेलल आप कह सकते हो, लेकिन डायरेक्शन जैसे अपन इन्वॉल्व करते हैं, तो अगर आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। तो पैरेलल जैसा वर्ड यूज किया तो जा सकता है, लेकिन टेक्निकली डायरेक्शन इन्वॉल्व करते तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन परपेंडिकुलर बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, यानी कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन एक्सेलरेशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये बात भी गलत है। यानी कि ए ऑप्शन या डी ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ए ऑप्शन में देखो क्लियरली लिखा हुआ है दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। मतलब बहुत ज्यादा क्लियरली जो है ये बात बताई गई है कि जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो ए थोड़ा सा टेक्निकली ज्यादा करेक्ट यहाँ पे नजर आता है, लेकिन फिर भी डी भी हो सकता है, क्योंकि पैरेलल तो है, आर वेक्टर के पैरेलल तो है। तो इसका मतलब अपन वेलोसिटी के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ये रही आपके पास। तो ये कह रहा है कि भाई देखो दोनों ही ऑप्शन में, इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी पैरेलल टू आर वेक्टर, तो ये वेलोसिटी है और ये आपका पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों में कहीं कोई सिमिलरिटी नजर आ रही है कि डायरेक्शन की, नहीं आ रही। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि देखो इसके एक्स कैप में साइन है, इसके में कोस है, बिल्कुल ही अलग है, पैरेलल तो नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर ए ऑप्शन ये कह रहा है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ये बात तो अब ये अपन ने प्रूव नहीं की। लेकिन बेटा देखो चार ऑप्शन में से अगर तीन ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। टेक्निकली तो बात
सही एग्जाम में तो आपको यही तरीके से करना चाहिए, टाइम बचे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उस केस में आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, आना चाहिए। अगर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, यस। तो करके देख लेते हैं 0 आता है या नहीं आता है। तो वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपन कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया वी वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर। वी वेक्टर की जगह कितना है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई कैप। ये तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी है, वी वेक्टर की, डॉट लगेगा और उसके बाद आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना है, कोस ओमेगा टी एक्स कैप, कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर अपन करते हैं तो एक्स कैप का एक्स कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, आपको पता है, क्योंकि एक्स डॉट वाई डॉट तो जीरो, एक्स कैप डॉट वाई कैप तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ एक्स का एक्स के साथ होता है, वाई का वाई के साथ होता है, जी का जी के साथ, है ना, यानी कि जेड एक्सिस के जो कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ऐसे ही वाई वाला वाई से होगा, तो यहाँ से देगा प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो दोनों बराबर है या नहीं ये टर्म्स, यस। तो ये कितने आ गए, 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन से मैं क्या कह सकता हूँ कि वेलोसिटी और आर वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो क्लियरली यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि करेक्ट है, क्योंकि अपन ने दोनों स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेन कर दी है। तो यहाँ पे जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ वेक्टर्स ए वेक्टर and b vector are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उस केस के अंदर उनका दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, जो स्केलर प्रोडक्ट है, वो होता है 0। कब, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उस केस के अंदर। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे हमारे ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। यह है ए वेक्टर डॉट। बी वेक्टर कितना है, cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। और ये कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर है। तो आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है स्केलर प्रोडक्ट में, जे का जे के साथ होगा, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है। तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला लगेगा, cos a cos b इक्वल्स cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल्स टू cos a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू a की हो जाएगी, ये b की हो जाएगी। ठीक है, तो a b है ना, cos a cos b प्लस sin a sin b कितना हो जाता है, cos a माइनस b हो जाता है। तो ये हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस ओमेगा t बाई 2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई कर दूं तो आ जाएगा cos ओमेगा t बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब cos ऑफ एंगल, cos ऑफ थीटा 0 कब होता है, पाई बाई 2 पे होता है। cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, हाँ भाई। तो ये पाई बाई 2 पे फर्स्ट 0 इसका आता है। तो cos एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। अगर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब ओमेगा t बाई 2 कितना होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। सिंप्लीफाई करूंगा तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। इफ अ वेक्टर
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j कैप। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए देखो आगे पीछे कर दिया इसको। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, इसको i का कंपोनेंट मान लेते हैं तो इसको j, ये मान कर चलते हैं सबसे पहले i का ही कंपोनेंट आएगा। देखो ध्यान से पढ़ना, ही पहले j कैप का कंपोनेंट है, फिर i का है, फिर k का है, देन द वैल्यू ऑफ a। दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर कोई भी दो वेक्टर हैं और वो अगर परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा वो 0 होता है। तो पहला वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट, दूसरा वेक्टर है 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप। उन दोनों का डॉट वेक्टर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। i का i के साथ होगा तो 2 और माइनस 4 तो कितना आ गया 8, j का j के साथ तो 3 और 4 कितना हो गया 12, और ये 8 देखो 2 और 4 माइनस का 4 था तो माइनस का 8 आएगा ये, ठीक है। 8k कैप अल्फा k कैप तो कितना आ जाएगा अल्फा और 8 आएगा, तो ये हो गया जी। i कैप का i कैप के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 हो गया, j का j के साथ तो 4 इंटू 3 12 हो गया, 8 इंटू अल्फा 8 अल्फा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल्स टू 0, 8 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 4, या फिर मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू माइनस 4/8 और माइनस 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो आ जाता है बी। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट सॉल्यूशन हमारा बी है। सॉल्यूशन में अपन ने कुछ यूज नहीं किया, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा क्योंकि दोनों ही वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो हमने अप्लाई की है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस। इन दैट केस द फोर्सेस, दो फोर्स मान लेते हैं अपन, एक फोर्स है F1 वेक्टर, दूसरा फोर्स है F2 वेक्टर। तो कह रहा है कि दोनों का जो सम है, दोनों का जो वेक्टर सम है, ठीक है, वो उन दोनों के जो डिफरेंस है, वेक्टर जो डिफरेंस है उसके परपेंडिकुलर है। यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर की। ये बात क्वेश्चन कह रहा है। देखो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर डिफरेंस के। कौन परपेंडिकुलर है, वेक्टर सम। आपको पता है तो ये मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर हो गया ए वेक्टर और एक सेकंड वेक्टर हो गया बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। इसका मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। F1 डॉट F1 कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर, F1 डॉट माइनस F2 तो माइनस F1 डॉट F2, फिर प्लस F2 डॉट F1 प्लस F2 डॉट F1 और प्लस माइनस माइनस F2 डॉट F2 F2 स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर A वेक्टर डॉट B वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर के, यानी कि फर्क नहीं पड़ता है ऑर्डर का, कोम्यूटेटिव होता है एक तरीके से। तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया कि भैया F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि F1 स्क्वायर इक्वल्स टू F2 स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखो R इक्वल टू ईच अदर, नहीं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम आया है, डायरेक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्शन के बारे में तो अपन कह नहीं सकते कुछ, तो इक्वल है ये बात तो नहीं कह सकते हैं। आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, हाँ ये बात सही है, ठीक है। थर्ड कह रहा आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, ये बात तो वैसे ही गलत है क्योंकि तो प्रूव हुआ कि मैग्नीट्यूड सेम है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये बात भी गलत है, ठीक है ना। अब आप सर आर इक्वल टू ईच अदर आ सकता है नहीं आ सकता है, अगर दोनों वेक्टर सेम होंगे तो उस केस में सर इसकी वजह से F1 माइनस F2 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन बेटा ये कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर वो इक्वल नहीं हुए, अपोजिट डायरेक्शन में हुए, F1 वेक्टर हुआ माइनस F2 वेक्टर, तब इसकी वजह से 0 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कंप्लीट जो फिनोमिना है उसको नहीं बता रहा है, कंप्लीट कंडीशन को नहीं बता रहा है। लेकिन चाहे F1 F2 के बराबर हो वेक्टर फॉर्म में या अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ही सिचुएशन में मैग्नीट्यूड जरूर बराबर होगा। तो जो बी ऑप्शन है वो हमेशा वैलिड है, हर सिचुएशन में वैलिड है, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज
आर वेक्टर इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। सबसे पहले अपन पोजीशन वेक्टर जो हमें दी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। आर वेक्टर जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो वेलोसिटी वी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस आ जाएगा साइन ओमेगा टी। उसके बाद ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा आ जाएगा बाहर, ये लो आई कैप प्लस ए एज इट इज, साइन का करोगे तो कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा ओमेगा टी जे कैप। ये आपके आ गई वेलोसिटी, और पोजीशन वेक्टर पहले से था। अभी क्या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ना ना ना, ओरिजिन से आवे कौन है आपका आर वेक्टर, तो क्या इसके अपोजिट है क्या ये, नहीं। क्या ऐसा कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है क्या कि वी वेक्टर और आर वेक्टर पैरेलल हो, नहीं बिल्कुल। देखो आई के में कोस है, यहाँ साइन है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब पैरेलल नहीं है। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा ओरिजिन से बाहर की तरफ होता है। अब टुवर्ड्स द ओरिजिन के लिए हमेशा पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था वेलोसिटी को, लेकिन तो दोनों पैरेलल ही नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है, गलत है। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये बात भी गलत है, क्योंकि डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन कौन होता है, आर वेक्टर होता है। तो उस केस में भी वेलोसिटी और आर वेक्टर को पैरेलल होना चाहिए, दोनों सेम दिखने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, ये बात भी गलत है। परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आप कहोगे नहीं सर करके दिखाओ, ऐसे कैसे मान लें, देखो करके दिखाते हैं। तो दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आपको भी पता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो अगर परपेंडिकुलर होंगे तो जो आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर है वो जीरो आना चाहिए। चेक करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आई कैप की कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, और जे कैप से के कैप से। तो ए कोस ओमेगा टी और माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। उसके बाद जे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ओमेगा और ए वापस से ए स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पे साइन है यहाँ पे कोस है, तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। जीरो आ गया क्या, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, दोनों टर्म सेम ही तो हैं। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, जीरो आ गया। जीरो आ गया मतलब ये रिलेशन ट्रू है, ये रिलेशन ट्रू है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। यस, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर वाली बात सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। तो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल पूछा गया है। तो दो वेक्टर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हो जाता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड एंगल जो उनके बीच का है, मान लीजिए थीटा है तो कॉस ऑफ थीटा। तो हमें कॉस ऑफ थीटा अगर निकालना है तो यह जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड को आप नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपकी जैसे चॉइस हो वैसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले अपन डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप के कंपोनेंट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप वालों को जे कैप से कर दो। ये देखो 3 3 जा 9 4 4 जा 16 प्लस 5 और माइनस 5 माइनस का 25, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया, यस। तो कितना हो गया, जीरो हो गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो हो गया। तो क्या अब इसकी ये कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इसका मतलब cos ऑफ थीटा कितना आ गया, जीरो आ गया। अब अगर cos ऑफ थीटा जीरो आ गया तो cos थीटा जीरो कहाँ होता है, थीटा इक्वल्स टू सबसे पहले पाई बाई टू एंगल पर ही होता है, पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ए। तो ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम। मास कितना है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ kg लिख सकता हूँ मैं। फ्रॉम ए हाइट कितनी हाइट से आ रहा है ये, 1 किलोमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, 1000 मीटर और 1000 का मतलब 10⁻³ मीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लीजिए रेन ड्रॉप यहाँ से स्टार्ट हुई, ग्राउंड पे आई, और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड है। The work done by the gravitational force and the resistive force of the air। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। रेन ड्रॉप नीचे आ रही है, यस, फोर्स भी नीचे की तरफ है, यस, दोनों पैरेलल हैं, तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ जी डिस्प्लेसमेंट और cos 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं।
तो फोर्स कितना होता है आपको पता है ग्रेविटी की वजह से mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसके हाइट के बराबर यानी कि mgh। तो 10⁻³ g की वैल्यू 10 ले लूँ, हाइट कितनी दी हुई है 10⁻³ दी हुई है, तो कितना आ गया 10 जूल। तो यानी कि जो वर्क डन है किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो कितना आ रहा है 10 जूल आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 जूल सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में ही है, इसका मतलब सी ऑप्शन ही करेक्ट है। लेकिन फिर भी रेजिस्टिव फोर्स वाला भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरी कॉन्सेप्ट। हालांकि यहाँ से अपना जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन था तो मैं यहीं तक करता, क्योंकि टाइम वेस्ट थोड़ी करना है अपने को, अपना आंसर मिल गया, अपने को काम खत्म। लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो टोटल वर्क है वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी चेंज के, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे तो रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2, मास कितना है 10⁻⁻3, वेलोसिटी कितनी है 50 का स्क्वायर तो 2500। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना जाएगा 1250, और यानी कि 1.250 जूल। ये आ गया टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन यहाँ पे दो तरीके के फोर्स हैं, तो दो ही वर्क डन है बेसिकली, एक तो ग्रेविटी की वजह से प्लस दूसरा रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, और टोटल वर्क डन कितना आना चाहिए 1.250 जूल आना चाहिए। ग्रेविटी की वजह से हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 10 जूल आया है, प्लस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन इक्वल्स टू 1.250 जूल। इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो डब्ल्यू रेजिस्टिव कितना आ जाएगा 1.25 माइनस 10, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 8.75, और वो भी किसका माइनस का, तो माइनस 8.75 जूल आ गया रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। देखो यहाँ पे भी है और कहीं है क्या, और कहीं नहीं है बस। तो देखो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10⁻⁻4 joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion? सबसे पहले मास 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम को अगर मैं केजी में लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा 10⁻⁻2 kg, क्योंकि आपको 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करोगे तो 10/1000 यानी कि 1/100, 1/100 को 10⁻⁻2 लिख सकते हो। रेडियस जो है वो कितनी है 6.4 सेंटीमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 100 से डिवाइड करोगे। अब इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेवोल्यूशन करके आया, फिर इसने दूसरा रेवोल्यूशन किया, और जब दूसरा रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट कर लिया तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई है 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल हो गई, दो रेवोल्यूशन के बाद। तो यहाँ पे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, जो टोटल जो वर्क डन होता है वो बेसिकली किसका जाता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर आ जाता है, ठीक है ना। तो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मोशन, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है इसकी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है यहाँ पे देखो। तो वर्क डन, अब वर्क डन भी इसमें दो तरीके से होगा, दो तरीके के एक्सेलरेशन यहाँ पे होंगे, तो दो तरीके का फोर्स होगा। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लगेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स होगा जो कि इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सर्कुलर मोशन में हमेशा रहता है, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड रहे चाहे स्पीड चेंज हो, और टेंजेंशियल फोर्स होगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, बेसिकली डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कौन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दो तरीके के फोर्स होंगे यहाँ पे, तो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन हो गया, और एक टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्क डन हो गया। काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल, इनिशियल 0 तो इतना ही रहेगा। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, पार्टिकल यहाँ तो ये इस डायरेक्शन में गया, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूँ तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा पोजीशन वेक्टर के, तो इसका मतलब ये जो वर्क डन है ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट होता है डॉट प्रोडक्ट आता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, और दोनों परपेंडिकुलर, तो ये हमेशा 0 होता है, सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स रह गया। अच्छा टेंजेंशियल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो एफ इंटू डी आर यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो टेंजेंशियल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दो चक्कर
एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 के अंदर 4 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻⁴। एफ टेंजेंशियल को मैं मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, यस, तो उसको मैं लिख सकता हूँ मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू 4 पाई आर इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ए टी आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी दी हुई है 6.4 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, और मास भी आएगा 4 पाई आर, और मास कितना है 10⁻⁻² kg। देखो ये 10⁻⁻² और -2 -4 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको 4 से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 को यहाँ सिंप्लीफाई करूंगा तो 3.2 आ जाएगा, और 3.14 और 3.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अराउंड 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ए टी की जो वैल्यू होगी 1/9 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 9 पॉइंट जैसे मान लीजिए 3.2 है, 9.6 हो गया, उससे भी कुछ ज़्यादा था, यानी 9.89 के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो उसको लगभग 10 मान लूँ मैं, तो 1/10 का मतलब 0.1, तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। बाकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा ये आंसर क्लोज टू दिस वन, 0.1 के क्लोज आ जाएगा, ठीक है। तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो सी ऑप्शन है हमारा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स अ राइफल एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड and strike the earth at the same level with a velocity of 500 मीटर पर सेकंड, the work done in the joule, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो वर्क डन जो होगा वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आ जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही बात है। ये किसके बराबर आ जाएगा, वर्क के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब रेजिस्टेंस का वर्क है तो नेगेटिव ही आएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यानी कि 1/2 मास इंटू वी फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 मास वी इनिशियल स्क्वायर। तो 1/2 मास कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² kg, ठीक है। वी फाइनल का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 में कॉमन आ जाएगा, वी फाइनल, फाइनल कितना है 1000, तो 1000 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 10 इंटू 10⁻³ आएगा ना, 10 ग्राम है तो ग्राम 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg, तो ये जगह 10⁻²। यहाँ पे मैं 1000 को 2 इंटू 500 लिख सकता हूँ, तो 500 का जो स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ये 1000 जो है 1000 को 2 इंटू 500 लिख सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर है तो 500 स्क्वायर यहाँ पे भी तो कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3/2 इंटू 10⁻⁻², 500 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 500 को 5 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, स्क्वायर करूँगा तो 5 का स्क्वायर 25, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 बच जाएगी, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 37.5 इंटू 10⁻², यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जगह 3750 हो जाएगा, यानी कि 3750। यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो गया है। 37.5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 3750 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। क्लियर है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i कैप प्लस 5j कैप टू 4j कैप प्लस 3k कैप। When a force of 4i cap plus 3j cap Newton is applied, how much work has been done by the force? तो जो वर्क होता है वो हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कहाँ से कहाँ, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, तो पहले पॉइंट को r1 वेक्टर मान लो, दूसरे को r2 वेक्टर मान लो,
तो कहाँ से कहाँ जा रहा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कि R1 से R2 की तरफ जा रहा है, यानी कि आप R21 वेक्टर जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप, R2 माइनस R1, R2 कितना है 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस R1, तो इसमें ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2i कैप, ये कितना है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इनके माइनस का tan j कैप, समझ पा रहे हो, माइनस R1 करना है तो इस पूरे में माइनस, तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 2i कैप और सॉरी 5 ही आएगा, नहीं सिर्फ साइन ही तो बदलेगा, बाकी कुछ थोड़ी बदलेगा। अरे भाई R2 वेक्टर एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, और R1 वेक्टर नहीं है ये, माइनस R1 वेक्टर है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2i कैप माइनस 5j कैप, ठीक है। तो अब देख लीजिए डॉट प्रोडक्ट है बीच में, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, तो j कैप कितने हो गए 4j कैप माइनस 5j कैप, यानी कि माइनस का j कैप हो गया, इसमें j कैप कितना है 3 है, तो 3, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं 4i कैप प्लस 3j कैप, इसमें पहले सबसे पहले i कैप का लिखो, तो देखो कितना है 2i कैप, j कैप का लिखो 4 और माइनस 5 यानी कि माइनस का j कैप प्लस 3k कैप, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में i का i से, j का j से और k का k से होता है, तो i का i से 4 इंटू 2 यानी कि 8, j का j से 3 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस का 3, k इसमें 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5, तो 5 जूल क्या आ गया, वर्क डन आ गया, तो सी जो ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। A uniform force of 3i cap plus j cap Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence, the particle is displaced from this point to this point. The work done by the force on the particle. सबसे पहले में डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो पहला जो पोजीशन है वो है R1 वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस k कैप, इससे कहाँ पे जा रहा है ये R2 वेक्टर, दूसरी पोजीशन क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकाल लूंगा मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 4i माइनस 2i यानी कि 2i कैप, 3j इसमें j का कोई है नहीं तो मतलब 3j कैप, माइनस का k और माइनस R1 करूंगा तो माइनस का k यानी कि माइनस का 2k कैप, R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। वर्क डन कितना हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फोर्स कितना है 3i कैप प्लस j कैप, डॉट प्रोडक्ट R2 माइनस R1 कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, यही है, यस, i का i से मल्टीप्लाई होगा, j का j से और k का k से, डॉट प्रोडक्ट का यही रूल होता है, तो 3 2 जा 6 1 प्लस 3, तो 1 1 इंटू 3 हो जाएगा, k का 0 है, 0 को माइनस 2 से करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 यानी कि 9 जूल, तो 9 जूल यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। A body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of 5 Newton force. If the work done is 25 joule, then angle between the force and direction of the motion of the body. बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर से अलोंग द स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, फोर्स है 5 न्यूटन, इफ द वर्क डन इज 25 जूल देन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा मोशन के डायरेक्शन में होगा, तो वर्क कितना दिया हुआ है 25 जूल दिया हुआ है, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा उसका cos ऑफ थीटा, ठीक है, तो फोर्स कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर और ये आ गया cos ऑफ थीटा, ये है 25, तो ये 25 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू cos थीटा, यानी कि यहाँ से cos थीटा कितना आ गया 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1/2, और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है 60 डिग्री पे होती है, कहाँ पे होती है 60 डिग्री पे, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ए ऑप्शन, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। A body constrained to move in y direction
इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू, एफ वेक्टर आपको दिया गया है कितना, -2i कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6k कैप न्यूटन, ठीक है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 जे कैप, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है 10 जे कैप, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में आई का आई किससे होता है, जे का जैसे, के का कैसे। इसमें आई कैप का कंपोनेंट कुछ भी नहीं है तो 0 डॉट आई कैप लिख सकता हूँ, के कैप का भी कुछ भी नहीं है तो 0 डॉट के कैप लिख सकता हूँ। तो आई का आई से करोगे तो -2 को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, 15 को जे से 10 है तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, के का 6 को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया 150 जूल, कितना आ गया 150 जूल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड स्पीड क्या एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब अपन वेलोसिटी के लिए कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, अपन ये कह सकते हैं। देन नो वर्क इज डन ऑन इट, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। सबसे पहले सर्कुलर मोशन की अगर बात करो तो पार्टिकल अगर यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है यहाँ पे, अब मूव करके जब यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। अब दोनों जगह स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी अलग अलग है। अब वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों जगह अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, ये बात अपन नहीं बोल सकते क्योंकि देखो डायरेक्शन बदल गई, तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट गलत बात है। फिर ये कह रहा है कि नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट और नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट। देखो जब भी सर्कुलर मोशन की बात आती है तो सेंटर की तरफ हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, हमेशा रहेगा जब भी सर्कुलर मोशन, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती ना भाई, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब फोर्स है, फोर्स है इसका मतलब नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट वाली बात गलत है, और अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी है, मतलब ये बात भी गलत है। लेकिन कह रहे हैं नो वर्क इज डन ऑन इट, ये बात सही है गलत है, क्योंकि फोर्स तो है लेकिन देखो फोर्स होगा वो हमेशा किधर होगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है, और परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो यस वर्क डन 0 होगा। तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है लेकिन फिर भी वर्क 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो वापस से 90 डिग्री, यहाँ पे अगर पार्टिकल आ गया तो ये हो जाएगी इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, वापस से 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमेशा वर्क डन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रॉब्लम के। क्लियर है।